Yes, hello everyone. Today we'll be talking about some short questions which is asked in the compulsory part of your audit paper. ऑडिट पेपर में स्कोर करना बहुत इजी अगर आप दो चीजों को समझ लें. आपने चैप्टर्स पढ़ा है, मार्किंग किया है, बुक रंग बिरंगी हो गई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है उन चीजों को पेपर पर इंप्लीमेंट करना. किन चीजों को? ऑडिट में जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के आंसर्स में जो लैंग्वेज होता है वो प्रैक्टिस से डेवलप होता है. वन टाइम रीडिंग करके आप एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, फिर वो आंसर का क्वालिटी ऑफ आंसर्स विल बी वेरी वेरी पुअर. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? मिनिमम 4 रीडिंग्स कम रिविजन्स. मतलब आपने एक बार मेरे संग वीडियो में पढ़ा, चलिए 2 दिन बाद आपने उसको वापस पढ़ लिया, ये भी इनफ नहीं है. फिर जब आप 1 महीने बाद उसको एक बार फिर पढ़े हो, एग्जाम से 1 दिन पहले फिर पढ़े हो, तब जाकर आपके इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज वो एकदम वर्ड टू वर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट 2 आउट ऑफ 2 के लायक बनेगा. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? स्टेट करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजंस या स्टेट ट्रू फॉल्स विथ रीजंस. अगर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में करेक्ट इनकरेक्ट है तो आप भी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेट करिएगा. अगर क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में ट्रू फॉल्स है तो उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए आप भी आंसर दीजिएगा विथ रीजंस. तो आइए मैं कुछ ट्रेलर आपके संग डिस्कस करता हूं. वैसे तो आंसर्स टाइप्ड हैं, पर फिर भी संग में सुनने से आपको भी एक ड्राइव आएगा दैट हाउ दीज आंसर्स शुड बी एक्चुअली शेप्ड. कम, इट इज इन माय स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बुक. आपके पेज नंबर्स अलग होंगे, एकदम पीछे की तरफ इस टाइप के पॉइंट्स दिए हुए हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज द फर्स्ट बेसिक वन. Auditing implies, what they have written, auditing implies systematic, critical and special examination of the records of a business for a specific purpose. Not at all. Auditing के definition को तो हमने 4 क्लास तक बार बार reiterate किया था, सुना था. तो ये तो of course कभी भी हमने auditing के meaning को, ये कभी भी हमने ऐसा समझ कभी हासिल ही नहीं किया. So पहले तो statement is false. अब यहां पर देखो क्या होता है. ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether the financial statements, you can change the language, whether the financial statements are showing true and fair view. और ये जो बात हो रही है systematic, critical and special examination for a specific purpose, this is investigation. मतलब ये भी मैंने आंसर में समझा दिया कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो इन्वेस्टिगेशन है. एंड ऑडिटिंग का स्कोप इज ब्रॉडर देन इन्वेस्टिगेशन. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइंस आप ऐड कर सकते हो, पर ज्यादा मत लिखना, बिकॉज फिर पेपर इतना लेंदी हो जाएगा कि आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, विच इज अगेन अ बिग ब्लंडर. तो इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इन क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक क्वेश्चन को, और पढ़ने के समय इस टाइप की अंडरलाइनिंग्स और अपने इनपुट्स एंड फाइन ऑब्जर्वेशंस माइंड में क्रिस्टलाइज करना होगा, और ये 2-3 रीडिंग के बिना नहीं हो सकता है. अंडरस्टूड? तो इसमें आपको ये भी समझाना होगा सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन इज एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The purpose of audit is to enhance the degree of confidence of the intended users in the financial statements. Of course, हमने auditing की क्लास में पढ़ा था, stakeholders का confidence बढ़ जाता है कि अरे ये audited financial statements है. Okay, of course it's not an absolute assurance. It is a reasonable assurance, but फिर भी उनका confidence तो surely बढ़ जाता है that this is audited financial statements. और ये कैसे भर जाता है? It is the expression. Yes, तो सब जानते हैं, yeah, it enhances the degree of confidence. But what is important, ऐसा आंसर को थोड़ा सा सपोर्ट देकर एक रीजनेबल 2 मार्क्स के लायक बन सके. ये जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, whether it is prepared, it is showing true and fair view in all material respects, the financial statements have been prepared according to the applicable financial reporting framework. इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि इस आंसर्स में मैं सपोर्टिंग लाइंस और किस तरह इनको मैं अच्छे से पेश कर सकूं अपने आंसर स्क्रिप्ट में. तो मेरी तरह आप अंडरलाइन जरूर कर रहे होंगे, और अगर आप मेरे से नहीं पढ़ते हैं और यूट्यूब में इस क्लास को देख रहे हैं तो भी यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ यू शुड सपोर्ट एंड प्लान दीज टाइप ऑफ आंसर्स. उसी तरह ऑडिटिंग इज लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो क्या लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये होता ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज तो मैं बोलता यस, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज इट इज ऑब्लिगेटरी एज ऑफ नाउ. बट यहां पे ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं है.
हर जगह नहीं है। इवन एलएलपी में भी हर समय ऑडिट कराना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जब हम पढ़ेंगे या पढ़े थे तो कुछ लिमिट्स होते हैं कि इतने के ऊपर अगर आपकी टर्नओवर या आपके कंपनी में एलएलपी में कंट्रीब्यूशन इस लिमिट के ऊपर जा रहा है तो आपको ऑडिटिंग कंपल्सरी होगा। तो हैव अ लुक, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑडिटिंग इज नॉट लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है। और किसके लिए मैंडेटरी है? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, all types of companies and some LLPs। सर मैं वीडियो बंद कर रहा हूं, मैं नहीं देखूंगा, मुझे तो आता है ये। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है। बिकॉज ये लाइंस आप नहीं लिख पाते किस तरह सजाना है आपको आंसर्स में, या किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हर चैप्टर के एंड में इंस्टीट्यूट के बुक के पीछे भी दिया हुआ है, मैंने भी उन्हीं से कलेक्ट किया। पर फिर भी आप एक बार जरूर चेक करोगे कि करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से सारे कवर हो जा रहे हैं या नहीं हो रहे। The next one, auditor's opinion is an assurance as to the future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the enterprise। नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी भी नहीं था। The statement is false। ऐसे 200 में ऐसा कभी नहीं लिखा था। Auditor's opinion cannot be assumed, ये लाइन आपको फिर लिखना पड़ेगा। No, it is not an assurance as to the future viability। और फिर बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्लीज अंडरलाइन विद डिफरेंट थिंग्स, ताकि आप भी जब अपना सेकंड रिवीजन करो, मैंने 4 रिवीजन्स की बात की है इस टाइप के आंसर्स में, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। और इसमें अगर नहीं लिखना जानते तो स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे रहा हूं, 16 में 7, तो ये अगर अच्छे से कर लो तो 16 में 15, 14.5 इस टाइप के मार्क्स मिल सकते हैं, विच इज अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस मुझे लगता है थॉरोली चेक होते हैं। 6-7 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है, समटाइम्स सब्जेक्टिव एलिमेंट क्रीप्स अप, स्पेशली अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में इमेज खराब हो जाए, 4 मिला हो आपको 16 में, तो लगेगा ये बंदा फिर बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी क्या लिख सकेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम रीइटरेटिंग, आई एम रिपीटिंग दैट इस क्लास को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से डेवलप करो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एक्चुअली फिर क्या है कि एक्सप्रेसिंग, गिविंग रीजनेबल अश्योरेंस। इसको थोड़ा बहुत लाइन्स अपने हिसाब से आप जो पढ़े हैं उसको आप यूज कर सकते हो। रीजनेबल अश्योरेंस इज ऑल्सो अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, आई हैव टोल्ड यू 70 to 90%, इट इज नॉट अ लो और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं संग संग में और कैसे और क्वेश्चंस इंसर्ट हो सकते हैं उस पर भी हैमर करते जा रहा हूं। To maintain an accounting system incorporating various controls is the responsibility of management। True, बस अब लिख देंगे ट्रू। आंसर को सब्सटैंशिएट करने का स्टाइल क्या है, दैट ऐसे 200 में भी लिखा हुआ है दैट मैनेजमेंट या कई बार TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, शॉर्ट फॉर्म्स इस तरह आप एग्जाम में यूज नहीं करोगे। कब कर सकते हो, इन स्पेशल सर्कमस्टांस कि एक बार तुमने लिखा हो सपोज दोज चार्ज विद गवर्नेंस ब्रैकेट में TCWG, टाइम कम है, अब बाकी जगह फिर तुम TCWG लिख सकते हो, पर तुम सीधा TCWG, RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर, एक वर्ड सुनोगे आप, इस टाइप के शॉर्टकट्स यू कैन नॉट डू दैट। ओके, so लिखा हुआ they have the responsibility for the preparation and presentation of financial statements in accordance with the applicable FRF, financial reporting framework। the responsibility includes DIM, याद है DIM बोल के हम लोग पढ़ते थे, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बट कौन सा इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है relating to preparation and presentation of financial statements so that they are free from material misstatements, से ये लोग फ्री हो। तो आप देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस बिना तैयारी के नहीं लिखा जा सकता, जबकि वो आपका सब पढ़ा हुआ है, बट कब हथौड़ा किस दिशा में मारना है ये इन वीडियो से ही आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ऐसे और वीडियोस में डालते रहूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा यूट्यूब में। जैसे अभी यहां पर आ रहा है डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये फ्रेज यूज करना अच्छे मार्क्स के लिए, जिसको हम लोग कई बार पढ़ते वक्त डिम वर्ड यूज करते थे, डिम। ये TCWG या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंटरनल कंट्रोल जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। सो आई एम अज्यूमिंग ये 4 क्वेश्चंस या 5 जो अभी तक आपने किया है, बहुत अच्छे से इनके आंसर्स को आप एग्जाम में हूबहू पूरा लिख पाएंगे। द नेक्स्ट वन, द टर्म इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द ऑडिटर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट इंफॉर्मेशन। नॉट एट ऑल। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ और है, ये भी बता दिया इसमें कि वो तो एथिकल रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप
आपका जो भी ओपिनियन हो दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एल्स, योर ओपिनियन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ समवन एल्स, इट इज फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायस, समथिंग लाइक दैट. सो दिस आंसर कुड हैव बीन बेटर. जैसे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस का आंसर दिया है लिख के रखना, बेटर आंसर. अब तुम बोलोगे बेटर आंसर कहाँ है इंडिपेंडेंस का? मैंने जो गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस एक छोटा सा क्लास डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंस बोलकर होगा आपकी पेन ड्राइव में, उनके अंश को आप यहाँ रिफ्लेक्ट करिएगा. दिस आंसर कुड हैव बीन बेटर अगर किसी की बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ है जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं. ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. सो इनडायरेक्टली यहां पर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पूछना चाह रहा है. लोग क्या लिखते हैं, बस इसी को वापस लिख के आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में. फिर समझाओ कि वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है. तो यू डोंट हैव टू लर्न, ये आपका तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. तो उन्हीं में से 3-4 पॉइंट जो आपको याद हो वो शॉर्ट में आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा. An unqualified opinion in audit report is guarantee as to the future viability of the company. Who said? Not at all. The statement is false. इसका सिर्फ ये मतलब है reasonable assurance है कि कोई material misstatements नहीं है. That is the clear report. It is not a guarantee. ये लाइन को भी आप reiterate करोगे. आप समझ रहे हो कि किस तरह आपको यहां पर 2-3 चीजें कवर करनी पड़ती है इस टाइप के आंसर्स में. You have to cover close the gate. इस टाइप के आंसर्स में ये चीजें भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. तो ये बिना देखे नहीं कर सकते आप कि आपको ये अगर देखा हुआ रहेगा. ये शॉर्ट क्वेश्चंस करने का एक और फायदा, एग्जाम में आपको सोचने का ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगा. आपकी प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चंस की इतनी अच्छी की हुई है 100 क्वेश्चंस की कि आपको एकदम प्रॉपर कॉन्क्रीट आंसर्स पता है. आप झूठ मूठ का गोल गोल नहीं घुमाएंगे, टाइम बचेगा. आंसर अगर याद रहता है तो यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम ओवर थिंकिंग द आंसर अगेन. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The audit engagement letter is sent by the client to the auditor. No, it is sent by the auditor to the client. बस इतना लिख के आने से मार्क्स नहीं मिलेगा. फिर इसी प्रैक्टिस में हम लोग को पता चल रहा है about the scope and objective, terms to avoid mutual misunderstanding in future. ये सब लिखा रहता है इसमें. यानी who sends to whom, बस यही true false में लिख के आना नहीं है. बताइए इसमें क्या रहता है. The scope of audit, the objective of audit, the terms to avoid mutual misunderstanding in future. गाइडेंस नोट्स आर मैंडेटरी इन नेचर. एक बच्चा लिख के आ गया इनकरेक्ट, दे आर रिकमेंडेटरी, मार्क्स नहीं मिलेगा. आखिर ये क्या करते हैं गाइडेंस नोट्स, उसको आपको यहां पे बताना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम मियरली राइटिंग कि वो रिकमेंडेटरी है या क्या है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा गाइडेंस नोट्स के बारे में. नेक्स्ट वन, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू and cannot reduce audit risk to zero and cannot obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. Yes, audit risk कभी कोई जीरो नहीं कर सकता है. He cannot, because इसका रीजन बताना पड़ेगा आपको आंसर में. Due to inherent limitations of audit, we can never reduce audit risk to zero and also mention few inherent limitation, कॉमा वॉमा देके. मतलब पूरा बड़ा आंसर नहीं करना, बट पॉइंट्स जो उसके हेडिंग्स थे उसको मेंशन कर दीजिए कम से कम. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आप यहां पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. द ऑडिटर कंपेयर्स द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद वाउचर्स एंड इफ ही एग्रीज वर्क इज डन. नो नो नो, वर्क इतना नैरो नहीं है. he has to determine the reliability of the statements along with the true and fair view. और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटिंग का जो वर्क है, इट इज नॉट सो नैरो कि बस वाउचिंग कर लिए काम खत्म. नो नो नो, आंसर थोड़ा इसमें और सजाना पड़ेगा आपको. द एंटायर स्कोप ऑफ ऑडिट इज मच ब्रॉडर देन द मियर वाउचिंग वर्क. हम सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैच करने नहीं आए यहां पर. हमें सिस्टम्स चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना है, हमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू एएस, इंड एएस, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी चेक्ड. 13 में चले जाइए. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. ये तो अब मत ही पूछना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या. पहले एक लड़का लिख के आया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन. फिर ये भी बताना पड़ेगा प्रिवेंशन ऑफ दिस इज एक्चुअली द सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो प्रिवेंशन, ये मतलब रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड एंड एरर इज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो भी किसकी, मैनेजमेंट की, ऑडिटर की नहीं है. एक्चुअली ये लैंग्वेज बेटर है. फॉरगेट द अर्लियर लाइन. प्रिवेंशन ऑफ एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. ओके वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बच्चा क्या लिख के आ गया, नो नो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है. तो आखिर ये भी बताओ कि आखिर फिर वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटेक्टिंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है.
Question 14. The basic objective of audit does not change with reference to the nature, size or form of the entity. बात सही है. Basic objective क्या है फिर वो भी एक्सप्लेन किया मैंने, और उससे कोई चेंज नहीं होता. यानी कि तुम खुद सोचो 2 मार्क्स में तुम ये तो लाइन नहीं लिखोगे या द स्टेटमेंट इज ट्रू. तो बताओ ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट वाली लाइन आप देख रहे हो हर आंसर में, जहां पे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव या मेन एम से रिलेटेड होता है. वी यूजुअली इनकॉर्पोरेट वन यूनिवर्सल लाइन. व्हाट इज दैट यूनिवर्सल लाइन? That auditor has to express opinion whether financial statements are showing true and fair view. इस टाइप की लाइंस हम इनकॉर्पोरेट यूजुअली कर रहे हैं हर जगह. अंडरस्टूड? तो ये लाइंस आप कुछ जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं रामबाण लाइंस, आप अप्लाई कर सकते हो अपने आंसर्स में टू मेक इट थोड़ा हरा भरा बनाने के लिए. An auditor has nothing to do with the prudence or profitability of the company. Yes, मुझे नहीं देखना. ये एक अजीब क्वेश्चन आया था, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए. मुझे नहीं देखना कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, वो सब मैनेजमेंट का काम है. आई डू नॉट गो इनटू दैट टाइप ऑफ थिंग. तो ऐसे 200 का रेफरेंस भी दिया है इन्होंने. एंगेजमेंट लेटर डिड नॉट बी एंटर्ड फॉर ईच ईयर ऑफ द पीरियड. ये डिपेंड करेगा. आपको पता है ना, कभी कभी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ता है अगर चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन द मैनेजमेंट, चेंज इन द लीगल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. लास्ट ईयर देयर वर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स. तो ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पे आपको कई लिखना पड़ेगा. तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि हर साल इट डिड नॉट बी एंटर्ड, ये इनकरेक्ट है बिकॉज समटाइम्स इट मे बी एंटर्ड. तो दिस इज अ गुड वन. आपको जरूर इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, अदरवाइज कई लोग इसको समझ नहीं पाते. 17 आई एम नॉट डूइंग, आई हैव ऑलरेडी डन अबाउट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. नाउ दिस इज अगेन गुड वन. An auditor is considered to lack independence if the partner deals with the shares and securities of the audited entity. तो यहां पर आप देखोगे इंडिपेंडेंस पर इनडायरेक्टली आंसर्स में आना चाहिए. तो वो इंडिपेंडेंस वाले क्लास के लाइंस जो आप पढ़े होंगे, इंडिपेंडेंस माइंड में एंड अपीयरेंस दोनों में अपीयर करना चाहिए. गाइडेंस नोट के लाइंस हैं. आर यू गेटिंग दीज लाइंस? ये आपके आंसर्स में आना चाहिए. एंड अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एंटिटी में होगा तो दैट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. सो दैट शुड बी टेकन केयर. ये वर्ड देखो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. तो आई हैव रिटन इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है. सो दिस शोज दैट these type of small questions, ये बेसिक डिस्कशन वाले क्वेश्चंस थे, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक जो आपने 18 क्वेश्चंस किए हैं ये ज्यादातर सब बेसिक टॉपिक से रिलेटेड है. कई लोगों का भी ऐसे 210 नहीं हुआ होगा, तो वो बस एक बीच में नयापन था. अदरवाइज मोस्ट टॉपिक्स विच यू हैव डन टिल नाउ आर द बेसिक ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में कैसे आते हैं. थैंक यू सो मच. हम लोग फिर एक नई क्लिपिंग आगे बढ़ाएंगे, बाद में इसी के संग ज्वाइन करवा दूंगा. ओके, सो वी आर बैक. आइए हम इस शॉर्ट सीरीज में जो कि करेक्ट एंड करेक्ट विथ रीजंस कर रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इसके पुराने 3-4 जो वीडियोस अपलोड किए थे उसमें भी कहा था इट हेल्प्स यू इन सेविंग योर टाइम इन एग्जाम. आपको आंसर सोचना नहीं पड़ता, पहले से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. नाउ यू वुड लाइक टू आस्क मी क्या सेम टू सेम आने वाला है? नो, बट सिमिलर लाइंस में आने वाला है. दैट ऑल्सो हेल्प्स. आपके 10-12 मिनट्स बच जाएंगे और मोर ओवर आंसर्स विल बी सो परफेक्ट कि आप अगर 16 मार्क्स का है तो आप उसमें से 15 उठा सकते हैं, 20 का है तो 18 उठा सकते हैं. तो आइए क्वेश्चन 57 ऐसा दिख रहा है. द स्कोप ऑफ वर्क एन इंटरनल ऑडिटर मे एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो इसके लिए आपको ऐसे 610 की वो बात याद रखनी होगी. स्टेटमेंट ट्रू है, ऑफ कोर्स करेक्ट है. एंड यहां पे लिखा हुआ है कि इसका स्कोप क्या क्या होता है. ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं इस टाइप की चीजों को. इनके ऊपर शॉर्टकट्स डेवलप कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. याद आया? उसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यानी कि आंसर के अंदर आपको अपने पढ़ा हुआ नॉलेज ही लिखना है, बट यू मस्ट हैव नोन दीज थिंग्स इन एडवांस, वरना आप लिख के आ जाते हैं या द स्कोप इज इवन ब्रॉडर देन अकाउंटिंग. पर इसने बता दिया कि आखिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन में और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, और वो भी और अच्छे मार्क्स के लिए आपने ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऐसे रेफर करते हुए आप समझा रहे हैं. अंडरस्टूड? उसी तरह आप देखो यहां पर internal control can provide absolute assurance. No, it provides reasonable assurance. Internal control है तो इसमें रीजन क्या होता है? ये reasonable assurance ही क्यों दे पाता है? Because inherent limitations of internal control. और अगर आपको वो याद हो
तो एक्सप्लेन कर देना ब्रीफली कि देर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस, मैनेजमेंट ओवरराइड कर देता है कंट्रोल्स को, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, कंट्रोल स्टैटिक हो जाते हैं. नेक्स्ट, inherent and control risk and detection risk have the same meaning. Not at all. आपको फिर सबको समझाना पड़ेगा कि ये क्या होता है. और एक चीज देखो, inherent and control risk जो है, this is a very important line, कि जो inherent and control risk है, they are part of ROMM. ROMM के component माने जाते हैं. Inherent and control risk constitute risk of material misstatement which occurs when other internal controls do not exist or when exist are ineffective. और detection risk कुछ और है. ओके, ICQ. ओके, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन जो है, ये एक टेक्निक होता है इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने का. यह स्टेटमेंट सही है. और ये जो रिव्यू किया जाता है, ये कौन करता है? अगर आपको याद हो, ये ऑडिटर प्रिपेयर करता है. मैनेजमेंट हैज टू आंसर दिस. आंसर सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन्ड बाय ऑडिटर, आंसर्ड बाय द मैनेजमेंट, ताकि कहां कहां वीकनेस है पता चलता है. आंसर में मिसिंग था. एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसी लाइन को फिर से, कि आईसीक्यू को बेसिकली हु इज इवैल्यूएटिंग. आईसीक्यू और चेकलिस्ट का एक डिफरेंस होता है, तो वी वुड लाइक टू सी कि क्या डिफरेंस है. एक बार पॉज करिएगा. सो आईसीक्यू इज आंसर्ड बाय द मैनेजमेंट. लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते. चेकलिस्ट इज आंसर्ड बाय ऑडिटिंग स्टाफ. और आईसीक्यू में बहुत सारे एरियाज को कवर किया जाता है, तो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. तो ये भी अपने आप में एक एमसीक्यू बन सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत सारे पढ़ रहे थे. करेक्ट एंड करेक्ट के डिस्कशंस चल रहे हैं यहाँ पर. लेट मी अगेन गो बैक टू दैट एक्टिविटी विच वी वर डूइंग. And every revision is helping me to touch various portions of the syllabus. So I don't think it's a loss to watch this video. कई लोगों को लग रहा आता है, बट मेरे सहायता से मेरे साथ साथ आप और भी टॉपिक्स कवर कर पा रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत दिन पहले आपने पढ़ा होगा. Answered by the management लिखा. The use of computer facilities by small enterprise may increase the control risk. Statement is correct. क्यों? क्या क्या टाइप के रिस्क बढ़ सकते हैं आप यहाँ पर? चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है. फॉलोइंग फंक्शंस होता है, बट कंट्रोल रिस्क बढ़ भी सकता है अगर आप यहां पर यूज कर रहे हैं तो. ये बहुत सिंपल, हमने पहले भी किया था. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिटेक्शन रिस्क एंड, ये वर्ड ध्यान से देखना, एंड कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क. बिकॉज इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क किसके पार्ट है? दे आर पार्ट ऑफ ROMM. और फिर वो इनवर्स रिलेशनशिप इन्होंने समझाया है. असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट. नो वन कैन प्रिसाइजली मेजर दिस. ओके, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रादर देन प्रिसाइज मेजरमेंट. तो ये सब पहले अगर नहीं पढ़ा हुआ हो, इस तरह रैंडम सोकर रीडिंग करने से नहीं होगा. अगर आपने मार्क कर करके इस टाइप के कलर्ड अंडरलाइनिंग्स नहीं किए, तो आप आंसर में उस सही शब्द को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे. Okay. Inquiry alone is sufficient to test the operating effectiveness of controls. Not at all. और methods के यहाँ नाम लिखा हुआ है. Inquiry से सिर्फ कभी operating effectiveness of internal controls टेस्ट नहीं किया जा सकता. तो ये एक छोटा सा क्लिपिंग था. आज मैं एक बहुत छोटा सा रिकॉर्ड किया है, जहां पे ऑडिट रिस्क वाज द मेन हाईलाइट. पर इसके पहले ऑडिट रिस्क इंटरनल ऑडिट, अगर मैं इसकी नाम डिसाइड करना चाहूं, पर इसके पहले मैंने आपको 315, 330, 230, 580 और क्लिपिंग्स दिए थे. तो जो आज ही सिर्फ देख रहे हो, प्लीज वॉच दो स्मॉल क्लिपिंग्स, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इज अगेन अ मैटर वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट एग्जैक्ट आंसर्स या कॉन्क्रीट आंसर्स. उनके आंसर्स ऐसा लगता है बस गोल गोल घूम रहे हैं. इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. Can we start? So we are back with some more questions. तो हम लोग लास्ट कई टाइम से ये स्टेट करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजंस, द शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे. सो इन दिस पर्टिकुलर बुक इट्स क्वेश्चन 30. कोई के अगर पेज नंबर्स अलग भी हो, क्वेश्चन नंबर्स भी अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लुक हियर. Yes, can I start? Okay, there was some technical problem. We are back. सो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे.
if the auditor believes that the concern will not continue as going concern, he should issue a disclaimer of opinion. No, बल्कि ये तो वो केस बन जाता है जब आपको पता ही चल गया है ऑडिटर को कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है. He should issue an adverse opinion. और इसमें अगर आपको ऐसे का नंबर याद हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. ऐसे 570 इस बात को बोलता है that if the financial statements have been prepared on a going concern basis, but in the auditor's judgment, management's use, language देखो, management's use of the going concern assumption is inappropriate, then the auditor shall express adverse opinion. कि मैनेजमेंट का जो assumption है जिसके आधार पर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया है वो उचित नहीं है, then the auditor will give an adverse opinion. Is it okay? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. उसी तरह यहां पर देखोगे आप एक क्वेश्चन जो नजर आ रहा है मेरे को, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इज इनफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. तो पहले तो आपको ये याद आना चाहिए कि मैनेजमेंट जब सर्टिफिकेट देता है इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, written representations. This is known as written representations, and they do not substitute other audit evidences. Auditor को दूसरे supporting corroborative audit evidence from other sources हासिल करना ही चाहिए. आप ये लैंग्वेजेस आंसर में जरूर देखना. वो अदर सोर्सेज इनसाइड या आउटसाइड हो सकते हैं द एंटिटी, to evaluate whether the representations are reasonable, language ध्यान से आना चाहिए आंसर में, and consistent with other audit evidence. तो इसको important लिखो बिकॉज कई लोग ऐसे 580 को इग्नोर कर देते हैं अनइम्पॉर्टेंट ऐसे समझ के, बट इट मे कम इन योर शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के संग. सो ये चीज चेक करते हुए मुझे आगे जाना है. सो रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फॉर अदर ऑडिट एविडेंस. So ये आंसर्स आपके इस तरह बनने चाहिए that auditor has to get some other audit evidence from other sources so that the evidence from other sources that is consistent with the management representations, whether the representations are reasonable, reliable, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेगी. Okay, these are very simple ones. Now यहाँ पे 35 में आओ फिर से. Taking management representation is a convenient, economical and equally acceptable auditing method even where the direct access by the auditor to the audit evidence is possible. Okay, पढ़ो एक बार. Yeah, we are back. Taking management representation is convenient even where the direct access by the auditor is possible. तो देखिए मेरा ये मानना है कि जहां डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है वहां पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वली एक्सेप्टेबल मेथड बोल दें, ये उतना उचित नहीं लग रहा है. देखो यहां पर लाइंस देखो और ये आंसर्स में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जहां डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है, इट्स बेटर दैट ऑडिटर हिमसेल्फ कैरीज आउट द प्रोसीजर्स एंड कलेक्ट्स हिज पार्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस. ओके ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 37 या जो भी नंबर हो आपके बुक में. A company which has been unable to negotiate borrowings from its bankers claims that it will be able to continue as a going concern. Very interesting. वो बोल रहा है मैं फिर भी ठीक हो सकता हूं. The statement will be considered true अगर हम ये चेक करेंगे कि there are some other mitigating factors also जिससे मेरे ability को मैं support कर सकूं कि that I'll be able to pay everything soon. The statement which has been able that he has been unable to negotiate borrowings, that it will be still a going concern. हो सकता है कि जो inability है कि बैंक मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरे को rate of interest कम नहीं कर रहा है, it can be due to reasons other than the company's financial weakness के कारण भी हो सकता है. financial weakness नहीं है, उसके कारण के अलावा भी हो सकता है, sorry. But the statement will be considered false when there is a sufficient doubt over the ability. यानी कि देखो एक मिनट, very interesting, important लिखो. ट्रू है फॉल्स फर्स्ट में नहीं लिखा है, यहां पर बहुत घुमा के आंसर दिया है. दो एस्पेक्ट दिए यहां पे, ट्रू भी लिखा है फॉल्स भी लिखा है. तो यू कैन मेक पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स एंड देन एक्सप्लेन कि अगर आप बैंकों से भी नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बैंक को भी डाउट है आपकी एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तब तो खराब है आपकी हालत.
और हो सकता है बैंक कोई और कारणवश अभी नेगोशिएट नहीं किया है, आरबीआई का कोई सर्कुलर आया हुआ है कि इस तरह और रेट किसी का कम नहीं करना है. सो बोथ आंसर्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इंपॉर्टेंट लिख दिया बिकॉज यहां पर थोड़ा प्रैक्टिस की दरकार पड़ेगी. A company which has been unable to negotiate borrowings from its bankers claims that it will be able to continue as a going concern. हो सकता है हो जाए. एंड ये तो डाउट की बात हो जा रही है कि आप बैंक भी आप पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपकी हालत खराब ही है. बोथ द आंसर्स. उसी तरह यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं which are very very easy ones, so I am not reading it out again. जहां पे भी मुझे लगेगा कि कुछ दरकार हो, विल श्योरली डू. अच्छा ये वाले पे आइए. द ऑडिटी फर्म हैज नो राइट टू कंपेल, यानी कि क्लाइंट हैज नो राइट टू कंपेल टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर्स. करेक्ट. सब मेरे से ही तो वर्किंग पेपर्स बनाया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखकर मैं वर्किंग पेपर्स क्यों नहीं क्लेम कर सकता? आप नहीं कर सकते बिकॉज वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. एट हिज डिस्क्रिशन ही मे अलाउ एनीवन to take the copies. This is essay 230. मिला. उसी तरह यहां पर देखोगे आप और भी दिया हुआ है. Confirmations received by the auditor directly from third parties are conclusive evidence in support of a transaction. The statement is incorrect. Confirmation received directly from third parties are more reliable, but you cannot consider it as a conclusive evidence. Very good one. आपको लगेगा हाँ ये तो conclusive है, मैं तो directly पाया हूं. ये reliable ज्यादा है, इसको आप ये नहीं बोल सकते ये conclusive हो गया. Actually audit में ये भी line add कर सकते थे. Most of the audit evidence is dash. बताओ मैं क्या word लिखवाना चाहूंगा? Anyone? Before I write, can you think? Most of the audit evidence is persuasive. ओके. पक्का एवरीवन? तो ये छोटे छोटे कॉपीज यहां पर टॉपिक्स दिख रहे थे. सॉरी, ये ब्रांच ऑडिटर अब आपके सिलेबस में नहीं है, आप मत करिएगा. पर ये ब्रांच ऑडिटर्स से रिलेटेड एक्चुअली नहीं है टॉपिक. देखो ब्रांच ऑडिटर वर्ड जरूर आया बट लिखा है दे ब्रांच ऑडिटर शुड गिव फोटो कॉपीज ऑफ हिज वर्किंग ऑन डिमांड बाय द कंपनी ऑडिटर. नो, अगेन ये एक्चुअली 230 का ही है. यू विल डू इट. क्योंकि यहां पर वो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑडिटर भी ब्रांच ऑडिटर को फोर्स नहीं कर सकता है कि मुझे दिखाइए. ओके, यहां तक पढ़ना है. दे डू नॉट हैव राइट ऑफ एक्सेस टू द ऑडिट वर्किंग पेपर्स. ये पोर्शन दरकार नहीं है बट ये जो लाइंस दिख रही है, दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ एक्सेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड करेक्ट व्यू. ऑफ कोर्स फॉल्स. द वर्ड इज ट्रू एंड फेयर. अब इसमें भी देखो छोटा सा सिंपल आंसर है बट राइटिंग पैटर्न देखो. इसमें फिर सेक्शन 129 का रेफरेंस दिया गया, यानी कि 129 भी ट्रू एंड फेयर वर्ड पर एम्फसाइज करता है. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली टीएनएफवी, जो हम लोग कई बार पढ़े हैं कि टीएनएफवी क्या होता है. सो मार्केट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कला है. ओके, सो दिस वॉज अ स्मॉल डिस्कशन. अभी थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, उसके बाद इसको कंप्लीट करूंगा. वापस देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन पर. रिटन रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री सब्सटीट्यूट फॉर वेरिफिकेशन. नेवर. तो इट कैन नेवर बी अ सब्सटीट्यूट. और इसमें फिर आप वो लाइंस ऐड कर सकते हैं. द ऑडिटर शुड ट्राई टू ऑब्टेन अदर कोलैबोरेटिव एविडेंस टू ensure that the evidence which he has obtained and the evidence which management has given are consistent with each other. ये सब चीजें लिखनी चाहिए. ये सब सिंपल पार्ट्स चल रहे हैं. Evaluating response to inquiry is an integral part of the inquiry process. Very good question. This is important. Inquiry में आपको याद है क्वेश्चंस पूछते हैं कई टाइप के. उन क्वेश्चंस के क्या रिस्पॉन्स आते हैं वो भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है. तो यहां पे एक्सप्लेन किया है. तो इसमें आप आंसर में कैसे डेवलप करोगे? आप इंक्वायरी ऐसे 500 के अंदर यूज हुआ था, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द एविडेंस. यहां पे बताओगे इट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी.
तो यू हैव डिफाइंड इंक्वायरी हियर, वरना ये आंसर में आप लिखते क्या, यानी कि ये चीज समझ रखो कि इट कैन नॉट बी वन लाइनर आंसर, मिनिमम 3 लाइन्स 5 लाइन्स तक आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है व्हेन यू रीडिंग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए, ये सब सिंपल चीजें हैं, दीज आर वेरी सिंपल वंस। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, वर्किंग पेपर्स पर direct question. So in this particular small session we have seen that there are questions which are related to documentation and working papers. ये ब्रांच ऑडिटर वाले क्वेश्चन, फोटोकॉपीज जो प्रिंसिपल ऑडिटर भी फोर्स नहीं कर सकता है ब्रांच ऑडिटर को कि अपने वर्किंग पेपर्स दिखाओ, बिकॉज आपको रेफर करना होगा, ऐसे 230 में लिखा हुआ है दैट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ओके, और उसके बाद यहां पर देखो 2 क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखो 54 देख लें एक बार। The audit engagement documentation should ordinarily be retained by the auditor for minimum of 6 years from the date of auditor's report or whichever is later. ऐसा कुछ लिखा हुआ है, but answer is actually what, minimum 7 years from the date of audit report। और ये बात हमारे कहाँ लिखी हुई है, SQC में, और ऐसे 230 को हम जब कंबाइंड रीडिंग करते हैं then this thing basically comes out. So lot of questions done from this particular aspect, and I think यहाँ से अब आपको कोई confusion और नहीं होगा। Now इसके पहले एक चीज बता दूं, मैंने और भी क्लिपिंग्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पर दिया था, इसके मार्क्ड पीडीएफ को मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं हो तो। मार्क्ड पीडीएफ को क्यों देखना, बिकॉज आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, नॉट टू मेक इट अट्रैक्टिव, बल्कि आपको क्या, आप जब रीड करें आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये 2-3 चीजें आंसर्स में आनी चाहिए। एक सिंगल कलर से अंडरलाइनिंग करता तो आपको पता नहीं चलता कि उस आंसर में 3 पार्ट्स या सब पार्ट्स है, तो जहां एज पर द रिक्वायरमेंट आई एम अंडरलाइनिंग 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्स हियर। नाउ एक चीज मैं वापस रिपीट कर दूं, आई हैव डन नंबर ऑफ टाइम्स दैट ये सब जो चैप्टर्स है लाइक ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, लुक हियर एवरीवन, audit in automated environment, bank audit, audit of special entities, मैंने करवाया भी है अभी, और फिर से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम के पहले। बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स आप जरूर करिएगा, नए बुक्स में अभी जो मैंने पीडीएफ सर्कुलेट किया उसमें मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। कौन से क्वेश्चन आंसर्स, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजंस, क्योंकि वहीं से रिपीट हो जाते हैं, पहले से प्रैक्टिस होने से आपको सोचने पर टाइम नहीं जाएगा। तो ऑडिट की पढ़ाई बहुत स्ट्रैटेजिकली करनी चाहिए कि करेक्ट इनकरेक्ट पे मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवीजन टाइम देना, अगर पहले नहीं किया हुआ है। देन आई हैव टू कवर माय मेन एरियाज जहां से क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट पेपर्स को जरूर देखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स को, कि ये आने से ये आंसर होता है, या पेपर में किस तरह क्वेश्चन स्प्रेड होते हैं, किस जोन से कहां पूछा जाता है। सो प्लीज डू पास्ट क्वेश्चन आंसर, बुक के पीछे जो दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ द बुक, प्लीज डू दैट। ओके, सो ये स्मॉल क्लिपिंग हम यहीं पर एक बार रोकते हैं। थैंक यू। Okay, so we are back and now we'll be proceeding with question number 19 in my book, Standards on Auditing. And these are very important short questions on audit which is usually asked in the compulsory part, true or false with reasons, correct or incorrect with reasons. और इसको करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे ये तो मेरे को आता है मैं बंद कर दूंगा, प्लीज सुनिए, बिकॉज मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं उस पैराग्राफ के अंदर 1 या 2 पॉइंट या कोई आंसर में 3 पॉइंट है उसको कार्व आउट कर रहा हूं, ताकि जो यूजुअली लोगों का प्रॉब्लम होता है ऑडिट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं जानता सब हूं, लिख नहीं पाता हूं बिकॉज आप देख नहीं पा रहे हैं सही वीडियो इस टाइप का। तो चलिए मेरे संग क्वेश्चन 19, यहां पर सबसे पहले आप इस पॉइंट पे आइए, क्वेश्चन 19 की जगह 20 पर आइए, बिकॉज 19 एक प्लेन क्वेश्चन है जो 2021 के बाद शायद बेटर हो जाए। ओके, नो नो, दैट इज 315, दिस इज समथिंग एल्स। पहले 20 पर आइए। The establishment of overall audit strategy and the detailed audit plan are not sequential process, but they are closely interrelated. Yes, ये लाइन हमने ऐसे 300 में भी पढ़ा था। Since changes in one may result in the consequential changes to the other. इसका क्या मतलब है कि ऐसे हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट ले डाउन होता है और फिर प्लान उसी का डिटेल्ड वर्जन होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सीक्वेंस में ही चले।
Okay, once the statement is correct that it is not a sequential process, not necessarily a sequential process. Once the strategy has been established, a plan can be developed to address the matters identified in the strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of the auditor's resources. और फिर उसी लाइन को इन्होंने फिर से लिख दिया. यानी कई बार क्या होता है, जो अपने आप में दिया हुआ स्टेटमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत स्ट्रेटेजिक है. ये जो क्वेश्चन है यही इसका आंसर भी है, बट पहले इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बात को घुमा दिया कि हाँ एक बार स्ट्रैटेजी बनने के बाद प्लान बनाया जाता है ताकि स्ट्रैटेजी में जो बातें लिखी गई हैं उनको आइडेंटिफाई करके प्लान बन सके, ताकि बेटर यूज ऑफ द ऑडिटर्स रिसोर्सेज हो सके. एंड देन द सेम लाइन इज यूज. तो एक बार पढ़ा हुआ होता है इस टाइप के बोरिंग क्वेश्चंस, तो आपका स्कोरिंग करना इजी हो जाता है, स्कोर करना इजी हो जाता है. ओके, establishing overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and that guides the development is the prerogative of the management. No, ये तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है. अब ये आंसर बहुत छोटा हो रहा है, तो इसमें इस टाइप के आंसर में देखो एसेस का रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इसीलिए तुम लोग कई बार पूछते हो सर एसे का नंबर याद करना जरूरी है. कुछ इतने पॉपुलर हैं, लाइक ऐसे 200, ऐसे 500, ऐसे 315, ऐसे 300, ये जो इतने ऐसे 320, ऐसे 700, ये 5-6 तो इतने पॉपुलर हैं कि आप इनको भूल ही नहीं सकते हो. 500 ऑडिट एविडेंस का है, 700 ऑडिट रिपोर्ट का है, 300 ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान्स वाला है, 315 तो मतलब मेन ऐसे है, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स वाला. तो दीज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, उसके बाद अब एक बार क्वेश्चन 23 में आते हैं पहले, बिकॉज ये 300 वाला भी उसी से रिलेटेड है. एक बार पढ़ लीजिए, स्टार्ट रीडिंग. एक बार क्वेश्चन 22 को पढ़ना शुरू कर दीजिए. ओके, सो प्लानिंग इज डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, ऐसा लिखा है. क्या ये अपने आप में एक सेपरेट, डिस्क्रीट का मतलब क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है क्या अपने आप में एक सेपरेट फेज ऑफ ऑडिट है? नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता रहता है हर साल. एंड कई बार इसको आप बनाने के बाद रिवाइज भी करते हैं. It's rather a continual and repetitive process that begins shortly after the completion of the previous audit and continues with the completion of the current audit engagement. Planning includes, so that shows it's a very broad scope, timing of various activities, कब क्या करना है, audit procedures to be completed prior to the performance of further audit procedures. Did you get these words? So planning stage is of course जो further audit procedures, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना वाउचिंग, वेरिफिकेशन, दीज आर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स. एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स को फर्दर में भी डालते हैं, प्लानिंग में भी डालते हैं कई बार. तो प्लानिंग ये सब के पहले किया जाता है. तो दिस इज अ गुड वन, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं, इनको आप अगर प्रिपेयर नहीं किए गए हो कि किस तरह आंसर्स लिखना चाहिए, तो वहां पर आप सोचते रह जाएंगे हाउ आई शुड सपोर्ट माई आंसर. Now come to question 23, materiality for the financial statement as a whole, and if applicable the materiality level for particular transaction not need any revision. बहुत सिंपल है कि ये रिविजन इसमें कई बार दरकार पड़ता है जब नए इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, ऑडिटर कुछ कंपनी के बिजनेस में कोई नया चेंज आ गया है, नेचर ऑफ एंटिटी ऑडिटर को लगा कुछ चेंज हुआ है, तो देयर आर चेंजेस रिक्वायर्ड. ये हमने ऐसे 320 में भी पढ़ा था, उन चेंजेस को यहाँ रेफर करना होगा. क्वेश्चन 24 आपने कई बार पढ़ा है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. इनकरेक्ट है, बल्कि हम लोग बोलते हैं कि अगर ट्रांजैक्शंस मटेरियल है, मतलब बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, तो सबका ध्यान वहां रहता है, तो वहां ऑडिट रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं. और जो छोटे नजरअंदाज होने वाले ट्रांजैक्शंस है, वहां पे ऑडिट के चांसेस, रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो देयर इज हायर द मटेरियलिटी लेवल, लैंग्वेज दिख रहा है, हायर द मटेरियलिटी लेवल, लोअर द ऑडिट रिस्क, and vice versa.
ये लाइन दिखाई दिया. So there is an inverse relationship. I am assuming आप भी मेरी तरह अंडरलाइन कर रहे हैं अगर आपके पास ऐसी बुक है, या पीडीएफ मैं अंडरलाइन वाली भी बाद में भेज दूंगा. So there is an inverse relationship between materiality and audit risk. तो ये सब आंसर्स में डालना पड़ेगा. Okay. Next, inspection consists of process of looking at a process performed by others. No, this is incorrect. बताओ ये किसका लाइन है? ये लाइन किसका है? किस में ये था? ये ऑब्जर्वेशन का लाइन था. तो देखो आपने कई जो इसके पहले वाले सीरीज भी शॉर्ट क्वेश्चंस के देखे होंगे, आपको ऐसे बताना पड़ता है ये तो ऑब्जर्वेशन है. तो ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर इंस्पेक्शन क्या चीज है. इंस्पेक्शन में आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं चीजों का. दिस इज inspection. Understood? Look at the language please. Inspection क्या है आप देख रहा है. Observation क्या होता है? Looking at a process performed by others. Sure. Purchase invoice क्या है? Purchase invoice is an example of internal evidence. False. Purchase invoice तो वो supplier आपको देता है, तो वो एक्सटर्नल एविडेंस हो गया. और फिर यहाँ एग्जाम्पल और देता है, आप ये भी बता सकते हैं इंटरनल एविडेंस तो हम करते हैं अपने अंदर जो क्रिएट, दैट इज एग्जाम्पल सेल्स इनवॉइस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस. यानी एक चीज देख रहे हो जो है और नहीं है वो भी आप अपने 2 मार्क्स के आंसर्स में डाल देते हो. सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. नो, सफिशिएंसी तो क्वांटिटी का है, पर फिर क्वालिटी का मेजर क्या है? अप्रोप्रिएटनेस. यानी एक चीज अब डेवलप हो रहा है इस प्रैक्टिस से कि इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक लाइन लिख के नहीं आना, क्या है और क्या नहीं है दोनों चीज को आप क्लैरिफाई कर दोगे. पक्का एवरीवन? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करना. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह यहां पर क्वेश्चन 28 में आओ एक बार. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. एक फुल पेज करिएगा. Substantive audit procedures is an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of controls in preventing, detecting and correcting material misstatements at the assertion level. ये तो कोई और चीज का आंसर याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा. और फिर बताना पड़ेगा कि बेसिकली सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर फिर क्या होता है. ये तो बस चेक करता है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल. At the assertion level, these material misstatements are detected. That is substantive procedures. Is it fine? एक चीज मैं दिखाता हूं. एक टेस्ट मैंने लिया था, वहां पर ये क्वेश्चन दिया था. स्टूडेंट्स हैव रिटन वंडरफुली. I'll just show you the question also if possible. ऐसे 330 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं यहां पर, देखिएगा आप. Just a minute. एक तो ये देखो. अच्छा वेट. Just a minute. यहीं पर रहिएगा, आंसर्स भी दिखाऊंगा आपको. एक पॉज करिएगा डीके जी. Yes, can we? Now these are 2-3 good MCQ, correct and incorrect for essay 315 chapter. ये अभी आपके बुक्स में नहीं है पर संग संग देखिए एक बार. This is not in your books. The existence of a satisfactory control environment, अगर अच्छा है आपका ethics, values, attitude of management and TCWG towards internal control, the existence of a satisfactory control environment, it is an absolute deterrent to fraud. वाह क्या लाइन है कि अब तो फ्रॉड होगा ही नहीं. This is an absolute deterrent. Okay, सोचना. Next question. Risk of material misstatement is greater for routine transactions? I don't think. Next, internal control is tested while assessing the ROMM level. नहीं, मुझे नहीं लगता है. टेस्टिंग तो उस फेज में होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना वो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स वाले फेज में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में. इंटरनल कंट्रोल इज नॉट टेस्टेड while assessing the risk of material misstatement. अभी इसका आंसर्स को ब्रॉड करेंगे हम लोग. एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, अच्छा ये 3 देखते हैं अभी. इंटरनल कंट्रोल इज टेस्टेड, यू कैन जस्ट कॉपी दिस, फुल पेज कर दो.
आपकी बुक में ये 3 क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए, तुम जो भी नंबर डालो या कहीं पर एंड में डालो. दीज आर 3 गुड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऐसे 315, 330. स्टार्ट कॉपिंग, आई विल वेट. Internal control is tested while assessing the risk of material misstatement. ये एक फोटो उतार लीजिएगा, बाद में कॉपी कर लीजिएगा. Risk of material misstatement is greater for routine transaction. The existence of a satisfactory control environment is an absolute deterrent to fraud. ये तीनों क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए. रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, पर क्योंकि तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, आई डोंट वांट एनीवन टू मिस इट आउट. ये पांचों ही अच्छे हैं एक्चुअली, 6 से लेकर 11, ऑल दीज आर एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चंस. ये पांचों ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं. ओके, तो आइए उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं. स्टूडेंट ने क्या लिखा है, एक बार टेस्ट लिया गया था. वो जो क्वेश्चन थी दैट अगर सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट है दैट इज एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड, ये फॉल्स है. बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस कि कोई भी अब फ्रॉड होगा ही नहीं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल because there are some inherent limitations of internal controls also. So even if the control environment is satisfactory, it gives us reasonable assurance because there are inherent limitations of internal controls also. Very nicely written. और एक आंसर इस टाइप का है जो हम लोग पढ़े थे वहां पर. एक स्टूडेंट ने क्या लिखा है, उसके व्यूज को भी पढ़ लेते हैं. उसने भी कुछ ऐसा ही लिखा है. It's a positive factor. It can reduce fraud risk factors, but it is not an absolute detriment to the fraud. It's a positive factor. It's a reasonable assurance. It reduces fraud risk, chances of fraud. But a fraud होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि control environment अच्छा हो गया तो सब बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Another question, वहां पर हम लोग देख रहे थे कि internal controls को क्या evaluate किया जाता है during the phase of risk assessment procedure. तो लिखा हुआ है, देखो उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, बट जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के समय हम उन्हें इवैल्यूएट नहीं करते हैं. दे आर जस्ट स्टडीड. इवैल्यूएशन इज नॉट डन एट दैट स्टेज. तो इंटरनल कंट्रोल जो है दैट इज जस्ट अ मिनट टेस्टेड व्हाइल परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बट ओनली ऑब्जर्व्ड हियर, जिसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते थे ना, वॉक थ्रू टेस्ट, ये सब होता है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर के समय दे आर नॉट टेस्टेड, दे आर ओनली ऑब्जर्व, स्टडीड, इवैल्यूएटेड. बट स्टडिंग टेस्टिंग का काम होता है व्हेन वी आर परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, देन दे आर टेस्टेड टू सी द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. एक और क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने को आया था दैट रूटीन ट्रांजैक्शंस में ज्यादा रॉमम लेवल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है क्या. तो लिखा हुआ इट इज ग्रेटर फॉर अनयूजुअल, कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस रादर दैन रूटीन. तो ये सब लिख देते, ट्रू रूटीन में नहीं होता, बट किसके लिए होता है वो भी बताइए फिर. अनयूजुअल, कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, सो इस टाइप की बातें यहां पर स्टडी की गई है एंड इट रियली हेल्प्स. जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, विल बी बैक इन सम टाइम. ओके, एक और एमसीक्यू डेवलप हो सकता था, ये मैंने इंस्टीट्यूट के ICAI मैट के ऑडिट के इस पोर्शन से देखा है. कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रिवेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो इसके लिए ट्रू फॉल्स में control environment in itself does not prevent or detect layout and correct material misstatement. It may influence the auditor's evaluation of the effectiveness of other controls. For example, monitoring of controls and the operation of other activities, and therefore assessment of ROMM पे impact आ सकता है. आप जब ROMM assess करते हैं हाई एंड लो, उससे फर्क पड़ सकता है कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो हम सोच लेते हैं कि ROMM बढ़िया ही होगा प्राइमा फेसी. बट कंट्रोल एनवायरनमेंट
in itself does not prevent or detect or correct material misstatement. So it may help in evaluation of the effectiveness of other controls. It may impact the assessment of ROMM levels. Any control environment affects the assessment of ROMM level, monitoring of, evaluation of effectiveness of other controls. Please write it in your book. कहां पे, जहां पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इस लाइन को कॉपी करिए, बिकॉज ये एक अच्छा ट्रू फॉल्स बन सकता है. कंट्रोल एनवायरनमेंट आपके रोमम लेवल को अफेक्ट कर सकता है, इस पे कमेंट भी आ सकता है. इट कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इट कैन इन्फ्लुएंस द नेचर, टाइमिंग and extent of audit procedures, further audit procedures. ये जो लाइन आपको यहां दिख रही है, I'll wait. कंट्रोल एनवायरनमेंट से ये चीजें होती हैं कि वो रोमम लेवल के असेसमेंट को इंपैक्ट कर सकती है, अदर कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस को इंपैक्ट कर सकती है, अदर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी इंपैक्ट कर सकती है. देख लीजिएगा फुल पेज. लिख लीजिए कंट्रोल एनवायरनमेंट से क्या क्या चीजों पर इंपैक्ट आता है. प्लीज राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. ओके, लेआउट प्लीज. और अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट डिफिशिएंट हो तो इट मे अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, स्पेशली फ्रॉड से रिलेटेड. ऐसे कुछ कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए. तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज बेसिकली अ गुड कमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू. अच्छा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम. क्या अपग्रेडेशन की दरकार है, सही टाइम पर हमें पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ी आ रही है, रिमेडियल एक्शंस हम ले सकते हैं. और किस टाइप की एक्टिविटीज हम मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में लेते हैं. एक्सटर्नल पार्टी से बात करते हैं, कस्टमर फीडबैक भी सुनते हैं, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम्स यूजुअली नजर आता है. सो इस टाइप की चीजें यहाँ पे लिखी हुई. हु डज दिस टाइप ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स? कई बार अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो उसको डेलीगेट किया हुआ रहता है. ओके, सो दीज आर सम गुड पॉइंट्स रिलेटेड टू ऐसे 315 एंड 330. चलो, थैंक यू. दिस स्मॉल क्लिपिंग विल बी स्टॉप्ड. Yes, can we start? Okay, so this is another small series on short questions which is consisting of correct, incorrect with reasons. तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलूंगा इसके पहले के 3-4 शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा, बिकॉज दे टीच यू हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू प्रिपेयर द आंसर्स इन एडवांस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन सिमिलर लाइंस. सो इट रियली सेव्स योर टाइम. एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा एंड आप कॉन्क्रीट करेक्ट आंसर लिखेंगे. इसलिए इन शॉर्ट वीडियोस को आप देखेंगे, जरूर देखेंगे. ओवर कॉन्फिडेंस मन में मत आने दीजिएगा कि मेरा तो आता ही, किया हुआ है, ये सब आता है मुझे. दीज थिंग्स शुड नॉट कम इन योर माइंड. कब? सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, देखो, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज विद द ऑडिटर. दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट.
और आपको मैंने बताया इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखने के समय अगर ऐसे नंबर याद हो तो ऐसे नंबर लिखिएगा, बट डोंट राइट द रॉन्ग ऐसे नंबर। आप फिर अगर नाम याद नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग on the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements, the primary responsibility for prevention and detection is with the management and TCWG. Auditor is responsible for obtaining reasonable assurance, language yaad rakhega, that financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. तो ये ऑडिटर की एक रीजनेबल अश्योरेंस उसे ऑब्टेन करना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां नहीं है। ओके, रीजनेबल। पर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैनेजमेंट की। मैंने दो कलर्स इस्तेमाल किए हैं हर आंसर्स में, 2 या 3, ताकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। वन इज टेलिंग यू द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑडिटर की नहीं है, मैनेजमेंट की है। तो थोड़ा ये भी मैंने बता दिया कि आखिर ऑडिटर की जिम्मेदारी इससे रिलेटेड क्या है। दैट इज ऑल्सो हाईलाइटेड हियर। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। इज इट ओके? Next, fraud means misappropriation of goods or cash. Look here, fraud का मतलब होता है misappropriation of goods or cash and artificial manipulation of accounts by the management. Okay, fraud का मतलब है misappropriation of goods or cash. The statement is true, an artificial manipulation. तो इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ा हुआ नहीं है ना आंसर, आप सोचेंगे मैं लिखूं क्या, ये बात तो सही है। इसमें आपको दिखाना था दैट देयर आर मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट financial reporting, there are misstatements resulting from misappropriation of assets. So you have to identify the 2 types of misstatements which may be relevant to the auditor. तो that is why I'm repeatedly saying this in every video कि इस वीडियो को देखिए, आंसर के पैटर्न को समझिए। क्योंकि कई बार स्पेशली प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं उसमें आपको लगता है ये जब ट्रू ही स्टेटमेंट है तो मैं इसके बारे में और क्या लिखूं। अब मैंने आपको बताया ना, उससे रिलेटेड जो 2 टाइप के मिसस्टेटमेंट्स होते हैं उसको लिख दीजिएगा। ओके, 74 एंड 75 जैसा आप देख रहे हैं, दीज आर वेरी सिंपल, बट अगेन जरूर पढ़ना है बिकॉज इस टाइप के स्टेटमेंट्स को आप कैसे एक्सपैंड करेंगे, आंसर को सपोर्ट कैसे करेंगे गिवन स्टेटमेंट को, दोस टेक्निक्स एंड आर्ट हैज टू बी लर्न्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। ओके, auditor needs to report to central government in case of fraud involving 20 lakh rupees. No, as per section 143 subsection 12, individual fraud against the company, language ध्यान से देखना। Okay, 1 crore or more, ये वाला आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, बाकी वाले आपको ऑडिट कमेटी और बोर्ड को ही इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये जो है फ्रॉड इन्वॉल्विंग 20 लाख, ये आप ऑडिट कमेटी को रिकमेंड रिपोर्ट कर दीजिए। ये भी शो ऑफ कर दिया मैंने इसमें, पर 1 करोड़ एंड ऊपर वाला जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं होगा, होगा ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट होगा। ओनली 1 करोड़ और मोर वाले इंडिविजुअल फ्रॉड बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अगर होते हैं, दैट विल बी रिपोर्टेड। लैंग्वेज ध्यान से देखिए, मैं वापस यहां पर ये कर दे रहा हूं। इज इट ओके? चेक कर लो। श्योर एवरीवन? अब जैसे ये देखो, वापस एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज आ जाता है। जैसे इतना सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा मैं 2-3 लाइन इसमें कैसे बनाऊं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद बोथ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट, ऐसा दिखाई दिया आपको। तो इसमें आपको लगेगा ये तो करेक्ट है, इसमें हो क्या सकता है। तो इसमें एज पर ऐसे 240 की बात रेफर करते हुए ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करिए वापस से, और फिर थोड़ा सा देखो एक और एक अच्छा सा लाइन आपको नजर आएगा यहां पर, that to ensure prevention of fraud, management must have a commitment to create a culture of honesty and ethical behavior. थोड़ी सी ज्ञान भरी बातें, बट ऐसे 240 को रेफर कर रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देख रहे हो रेलिवेंट ऐसे नंबर्स अगर याद हो, प्रैक्टिस करते करते श्योरली याद हो जाएंगे। दोज आर रेफर्ड हियर। उसी तरह एक और, fraudulent financial reporting only involves manipulation, falsification, alteration of financial records, reporting documents from which financial statements are prepared. Manipulation of accounting records. It only involves manipulation of accounting records, supporting documents from which financial statements are prepared.
तो यहां पे क्या लिखा हुआ है दैट दिस इज ओनली इन्वॉल्व्स वर्ड से ही आपको घंटी बज गई है कि नहीं, इसमें तो और चीजें भी हो सकती है। तो सबसे पहले व्हाट यू शुड हैव डन एज पर ऐसे 240 इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या टाइप की चीजें यहां पे इन्वॉल्व आती है वो दिखानी है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि कई लोग इसे बोलोगे हाँ ये तो होता है, बट द वर्ड ओनली इज द कैच इन दिस करेक्ट इन करेक्ट, जहां पे आप और कैसे कैसे फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है, दैट इज सीन हियर। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay. After this, similarly, यहाँ पर एक point और है, misappropriation of assets can be accomplished by embezzling receipts. पर ये वापस important क्यों बोल रहा हूं? Because there are various ways, and one of the ways is embezzlement of receipts. There are various other ways also, जो आपको आंसर में इनकॉर्पोरेट करना होगा। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसे 240 पे तो क्वेश्चंस आए नहीं इस बार, बट दे टेंड टू फॉरगेट दैट जो कंपल्सरी पार्ट था जहां इस टाइप के करेक्ट इनकरेक्ट थे, वहां ऐसे 2-3 हो सकता है ऐसे 240 से भी रिफ्लेक्टेड हो। यानी तुम सोचते हो कि ऐसे सिर्फ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है, बट दे आर इनडायरेक्टली आस्क्ड इन एमसीक्यूज, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, एज वेल एज दिस टाइप ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, और उसी तरह मैं और भी यहां पॉइंट्स देख रहा हूं। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं इसको भी। Teaming and lading is one of the techniques of inflating cash payments. No, it's for cash receipts. कि एक कस्टमर से कलेक्शन आया, उसका जमा नहीं किया, फिर कुछ दिन बाद किसी और का कलेक्शन आया तो वो जमा हो गया, फिर एक पेंडिंग रह गया, उसको अपने यूज के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, फिर वापस जब और किसी का सब्सिक्वेंट रिसीट कलेक्शन हुआ तब पुराने वाले का आप दिखा रहे हैं एंट्री। तो दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस that amount received from one customer is misappropriated and the account is adjusted with subsequent receipt from another customer and so on. The line बहुत important है, it goes on. Okay. This is again a good one. Important लिखवाता हूं मैं इसको. The auditor has to report to the central government within 90 days of his knowledge of an offense involving fraud. तो ये क्या होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, वो लाइंस आप फिर से समझा देंगे, इंडिविजुअल फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, ये सारे आप बता देंगे। इसमें लिखा है ऑडिटर शेल रिपोर्ट टू द बोर्ड और ऑडिट कमिटी नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, और उनको रिप्लाई करना है हमें 45 दिन के अंदर। उनकी रिप्लाई आते ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे विद इन 15 days ऑफ सच रिप्लाई। तो ये टाइम फ्रेम स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉन्ग आंसर्स पूछा जाए तो दिनों, बट एग्जाम के पहले पढ़ते पढ़ते ये वाला जो अंश है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। दे हैव द टाइम ऑफ 45 days टू रिप्लाई टू अस, एंड उनके रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर आई विल बी फॉरवर्डिंग इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो रुकिए, मैं इसमें एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको ताकि एक और एस्पेक्ट भी आपका क्लियर हो जाए। लेट मी सर्च सेक्शन 143 का वो पोर्शन जो आपको जानना चाहिए। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। एक बार पॉज करिएगा, उस बुक को खोल लेता हूं। ये देखिए, मेरे अपनी बुक में भी आपको दिखाता हूं वो चीज मैंने खोज ली है अपने वॉल्यूम 1B से, that you have to report, अगर फ्रॉड बड़ा अमाउंट का हो तो you have to report within 2 days of the knowledge of the fraud, you have to report to the audit committee, wait for the reply for 45 days, और रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ADT 4 में आप इन्फॉर्म करते हैं इन अ सील्ड एनवेलप, एंड ऑल्सो टू सेक्रेटरी MCA को आप बाय स्पीड पोस्ट और बाय ईमेल भी भेज सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। एंड और एक एस्पेक्ट यहां पर ये है दैट इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड फॉर 45 days, अगर कोई रिप्लाई 45 दिन के अंदर ना मिले, उनको मैंने इन्फॉर्म किया था, उनको 45 दिन दिया गया था, देन देयर आफ्टर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 45 days आई विल रिपोर्ट टू CG। और जब छोटे मोटे चीजें होती हैं तो हम जस्ट रिपोर्ट कर देते हैं ऑडिट कमिटी को और बोर्ड को विद इन 2 days। छोटे मोटे चीज मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन 1 crore। और इसी में हमने कुछ और छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें भी की थी। कई बार स्मॉल फ्रॉड्स ऑफ सिमिलर टाइप जो कंसेक्यूटिवली हो रहा है फ्यू ईयर्स से, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 crore, तो भी वहां रिपोर्ट हो सकता है। एंड यहाँ पर रिपोर्टिंग
who is not covered, internal auditors, they do not report here under this section. Tax auditors यहाँ पर report नहीं करते हैं. यहाँ पे रिपोर्टिंग जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कर रहे हैं. ब्रांच ऑडिटर अगर ऐसा कोई फ्रॉड देखते हैं 1 करोड़ या उसके ऊपर का, वो रिपोर्ट करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को. ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति नहीं है. अंडरस्टूड एवरीवन? जस्ट अ सेकंड. या तो चलिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, वी आर बैक. ओह, दिस इज द सेम बुक. नाउ अब ठीक है कि उनके रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर मुझे करना है. तो इस पे अगर कोई एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आते हैं तो वी आर नाउ इन अ बेटर पोजीशन. और एक चीज हमने आज क्या देखा, दैट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप समझ के रखिए. अलग अलग तरीके, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स आल्सो. ओके, नाउ दिस इज योर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये हम लोग नेक्स्ट में पिक करेंगे. उसके पहले we will be talking about some other essays in the next video. I think this video should be stopped ताकि छोटे clippings में आप भी focus कर सकते हैं कि कौन से essays कहाँ पर covered थे basically. Okay, thank you. Yes, we are back. Now in this particular video, we'll be talking about some correct and incorrect questions based on audit sampling. Let me remind you, in the beginning of this short clipping I have told, इसके पहले भी कुछ वीडियोस हैं जो अलग अलग essays से रिलेटेड हैं, करेक्ट एंड करेक्ट विथ रीजंस टाइप के क्वेश्चंस के लिए. यू मस्ट वॉच बिकॉज दे विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम. बिकॉज आपको सोचने का टाइम नहीं लगेगा. आपको ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस हुआ है कि इस टाइप के स्टेटमेंट को मैं ऐसे सपोर्ट कर सकता हूं. एंड ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं ट्रू वाले स्टेटमेंट्स, बिकॉज आपको लगता है ये तो ट्रू है, इसमें मैं और क्या लिखूं. तो इसीलिए ऐसे प्रैक्टिस सेशंस आपको देखना बहुत जरूरी होगा. ओके, आई थिंक द वॉइस इज बीइंग रिकॉर्डेड. ओके, सबसे पहले आप यहां पर आ जाइए. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखिए. यूनिवर्स रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सिलेक्टेड and about which the auditor wishes to draw conclusions. Okay, तो यूनिवर्स नहीं, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंटायर सेट ऑफ डेटा, देखो लिखने का स्टाइल वापस सेम चीज को लिखा है, इज नोन एज पॉपुलेशन एंड नॉट यूनिवर्स. सो आई डोंट थिंक दिस विल कम, दिस इज टू सिंपल. 98 नंबर या जो भी आपके नंबर्स हो, अगर नंबर्स चेंज भी तो ऐसा क्वेश्चन कहां नंबर पे है वो देखिए. Non-statistical sampling is an approach to sampling that has the random selection of the sample items and the use of the probability theory. Non-statistical sampling में ये होता है to evaluate sample results including measurement of sample characteristics, risk characteristics. Non-statistical sampling is an approach which has the random selection and the use of probability. The statement is incorrect. ये एक्चुअली स्टैटिस्टिकल अप्रोच होता है. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये यूज नहीं होता है. ये इनकरेक्ट होगा, मिसप्रिंट हुआ है. नॉन स्टैटिस्टिकल इज बेस्ड ऑन जजमेंट, मोर ऑन जजमेंट पर बेस्ड है, पुराने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. ये इस पर बेस्ड नहीं है. सैंपल निड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, ये इनकरेक्ट है. यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव irrespective of whatever approach you choose, statistical या non statistical. It must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे कि इट मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज पॉपुलेशन, तब आप बताओगे इट्स फॉल्स, इट्स इनकरेक्ट. इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर, ये वर्ड्स दिख रहा है आपको. इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन. और फिर आप उसको सब्सटैंशिएट कैसे करोगे, आंसर को सपोर्ट कैसे करोगे? सैंपल नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव. It must be closely similar to the whole population. It must be representative. Is it okay? The objective of stratification is to increase the variability of items within each strata. Language ध्यान से देखो. The objective is to increase the variability of items within each stratum and therefore allows sample sizes to be reduced without increasing the sampling risk. ध्यान से देखो. स्ट्रेटिफिकेशन याद है आपको? जैसे आपने अलग अलग वो बना दिए, 10,000 से 15,000 का एक स्ट्रेटा, वहां से कुछ सैंपल्स ड्रॉ होंगे. 15,000 से 20,000 का एक स्ट्रेटा, वहां से कुछ सैंपल्स ड्रॉ होंगे. सो लिखा है ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम. स्टार्ट रीडिंग दिस. ये
करेक्ट है वैसे तो। Got it, everyone? The objective is dividing a heterogeneous population into similar homogeneous groups known as strata. The objective of stratification is to reduce the variability of items within each strata and allows the sample size to be reduced without increasing the sampling risk. यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम एंड विदाउट इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क मैं नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, बट वी वॉन्ट टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स, ताकि हर क्लास में सिमिलर टाइप के आइटम्स रहे. इन्होंने ऊपर क्या लिखा था? इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी. नो नो नो, इट वॉन्ट्स टू एक्चुअली रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटा. पता है शॉर्ट क्वेश्चंस करने से क्या होते हैं? आपको जो एसेस से भय और डर लगा रहता है कि मैं कैसे पढ़ूं, तो आप एकदम तोड़ तोड़ कर एसेस को पढ़ लेते हैं और आपको इवेंचुअली पूरा एसेस का कॉन्सेप्ट भी अच्छा रिवाइज हो जाता है. सो आई एम स्ट्रिक्टली इन फेवर ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस. इनफैक्ट एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको 1.25 घंटा करेक्ट इनकरेक्ट विद रीजंस जो हर चैप्टर के एंड में भी दिया हुआ, इंस्टीट्यूट मैट पर भी हम लोग ने भी अपने बुक में उसी को इनकॉर्पोरेट किया है. यू मस्ट डू दैट. नेक्स्ट, while auditing the accounts of a company, it is obligatory that the auditor must adopt sampling techniques. Oh, very interesting. Must adopt जो word आया है, it must adopt the sampling techniques. It is incorrect. ये judgment पर depend करता है कि वो use करे या ना करे. Okay. पर अगर वो use करेगा, then SA 530 के अनुसार ही करेगा. वो करे तो अच्छा है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एसेज में पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है कि कैसे आपको सैंपल्स ड्रॉ करना चाहिए. सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग देन यू हैव टू यूज SA 530. यानी इन 5-6 इसके पहले वाले क्लिपिंग्स में ज्यूम कर रहा हूं, आप देखे होंगे. मैंने आपको क्या बताया? आंसर्स में एसेज का रेफरेंस, आंसर्स में अगर कोई कंपनीज एक्ट बेस्ड सेक्शन है तो उसका रेफरेंस. अंडरस्टूड? तो मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग दीज थिंग्स. क्लस्टर सैम्पलिंग इज लेस इफेक्टिव देन रैंडम सैम्पलिंग. इस टाइप के और छोटे छोटे ब्लॉक सैम्पलिंग पर यहां पर क्वेश्चन आ रहा है. द मेथड विच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन टू ग्रुप ऑफ आइटम्स इज ब्लॉक सैम्पलिंग. नो, ग्रुप ऑफ आइटम्स को जो डिवाइड करते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं. ब्लॉक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये हम लोग सब एसएस के क्लास में ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं. So these are some questions which I feel that you must prepare. इसी दौरान मैं देखता हूं यहां पर अगर मुझे आपको SA 530 दिखाने का मौका मिलेगा. जो मेरी मार्किंग्स हैं, आई थिंक दिस इज नॉट द केस. वेट 30 सेकेंड्स वेट करिए. Otherwise, I'll incorporate in another video. I'm trying to do it now here. तो ठीक अभी नहीं दिख रहा है, बट आई वुड लाइक टू से दैट SA 530 जरूर से रिवाइज कर लेना, बिकॉज वहां से और भी करेक्ट इनकरेक्ट बहुत सारे बन सकते हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए. SA 530, 580 दिख गया है मुझे. लॉट ऑफ एसेज सीन, बट ऐसे 530 नहीं दिख रहा है. यहाँ मैंने जो बुक्स में मार्किंग्स की थी वो यहाँ पर दिख रहा है. स्ट्रेटिफिकेशन, साइंटिफिक सैम्पलिंग और ये सारे चीजें हैं यहाँ पर. एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा. बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. सैम्पल डिजाइन क्या चीज पर डिपेंड करता है, that is important. sample size किस पर डिपेंड करता है. yes, block sampling. यहां पे पहले पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर देते हैं होमोजेनियस ब्लॉक्स में. इंस्टेड ऑफ पिकिंग सैंपल्स फ्रॉम ईच ब्लॉक, ऑडिटर पिक्स अप द ब्लॉक्स एंड चेक देम टोटली.
For example, he may pick a block of first 200 sales invoices from the every month sales book. इस टाइप से करके कुछ करेगा. Haphazard sampling is of course non statistical. और उसी तरह यहाँ पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, बहुत सारे वो भी दिए हुए थे. रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग. यहाँ पे क्या होता है, यू डिसाइड 10 लाख के वाउचर्स चेक करने हैं आउट ऑफ 1 करोड़. सो वन सैंपल में ही 10 लाख हो जाता है, तब और चेकिंग नहीं करेंगे. तो उतने सैंपल्स चेक करिए कि अराउंड ₹10 लाख के आपके सैंपल्स चेक हो जाएं. इज इट ओके? सैम्पलिंग रिस्क दो टाइप्स के हो सकते हैं. या मैं जस्ट इसलिए टच कर रहा हूं बाई चांस इनके कोई कमेंट आए या ट्रू फॉल्स आए. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के समय द कंट्रोल्स, आपको अगर ये लगे दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, ओके, बिकॉज आपने ओवर रिलाई कर लिया ऑन इंटरनल कंट्रोल्स पर, आपने ओवर रिलायंस कर लिया था. यू ओवर रिलाइड किया, अरे सब कुछ अच्छा है, दैट इज ओवर रिलायंस. और कई बार टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मटेरियल स्टेटमेंट आपको लग रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, बट इन फैक्ट इट एग्जिस्ट. दिस इज अगेन ओवर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स. तो इसी तरह यहां पर आप देखोगे, एक होता है रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में टेस्ट ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस. आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स. तो अगर आप ओवर रिलायंस करते हैं, इट इफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट and it leads to wrong audit opinion. This is very interesting MCQ. Over reliance on test of controls, incorrect acceptance in the case of test of details से wrong audit opinion आ जाता है, effectiveness पर question mark आता है, और under reliance में आप फिर और checking करते रहते हैं, आपको लग रहा है गड़बड़ है जबकि गड़बड़ नहीं है. Incorrect rejection, यहाँ पे inefficiency in audit आता है. दोनों words का उपयोग समझिए. यहाँ इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन मार्क हो जाता है, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव था ऑडिट करने का वो ओपिनियन आप गलत दे देते हैं. इफेक्टिवनेस, वहां पे इनएफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट. ओके एवरीवन. उसी तरह यहाँ एक वर्ड था, प्लीज ध्यान से देखना, जिस पर करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. तो ये आप समझ गए, ओवर रिलायंस से इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट पर क्वेश्चन मार्क आती है. टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, दैट इज एनोरिक है. टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, यानी इसके नीचे अगर सैंपल्स में मिल रहा है, टॉलरेबल यानी कि वी हैव टू रिड्यूस. तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब यहां पर क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिए. इफ इट क्रॉसेस द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट देन आई अप्लाई सैंपल अगेन टिल आई प्रूव दैट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज ग्रेटर देन मटीरियलिटी लेवल. यानी कि आप ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स नहीं हुआ है. यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने दिया, दैट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी प्लस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इज लेस देन द मटेरियलिटी लेवल. एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन इज परसेंटेज ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स लैप्सेस सीन व्हाइल टेस्टिंग, दैट इज टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन. तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए दैट आवर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द मटेरियलिटी लेवल. ओके, सो इन चीज़ों को देखने के बाद देर आर सम लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टच कर दिया बिकॉज यहाँ से लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता, एंड दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट ऐसे. देखो, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज अ मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन अ लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द मॉनेटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इज नॉट एक्सीडेड. ये अच्छा डेफिनेशन है, बल्कि इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन. हमने एक अमाउंट सेट किया है अपने एक्सपीरियंस से, actual misstatement should not cross this. Okay, and tolerable rate of deviation के बारे में भी हमने बहुत कुछ explain किया था. I'm not going into that detail again. अच्छा, यही बुक के पीछे सेम ही ऑलमोस्ट दिए हुए थे यहाँ पर. Now, low acceptable sampling risk requires larger sample size. इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? Correct? Because sampling risk arises from the possibility that auditor's conclusion based on a sample may be different from the conclusion that would have been reached if the same procedures were applied. So if the sampling risk is low, acceptable risk is low, then large sample size is needed. यानी indirectly sampling risk के definition को भी आप यहाँ पर incorporate कर दिए. तो ये correct incorrect chapters के end में भी मैंने डाला है, जो institute मैट के end में भी दिया हुआ है. Most of them I am trying to cover. Now this is again a very important one.
अगर आपके मैट में नहीं है बाद में आप देख लीजिएगा, ये इंस्टीट्यूट के मैट में भी दिया हुआ है. इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द कंक्लूजन drawn on each strata can be directly projected to the whole population. This is interesting. In stratified sampling, the conclusion drawn on each strata, मेरी जो नए बुक्स हैं उसमें ऐसे 530 के एंड में क्वेश्चंस एंड में दिए हुए, जिसकी पीडीएफ आपको भेजी हुई है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? In case of stratified sampling, conclusions are drawn on the strata. The combination of all the conclusions together will be used to determine the possible effect of misstatement. Hence, the samples are used to derive conclusion only on the respective stratum and not the whole population. Very, very important. Full page करिए, वापस से एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा. ये सेकेंड वीडियो आपके जाने के बाद एक मैंने पॉज करके री रिकॉर्ड किया है. स्टार्ट रीडिंग प्लीज. कि आप बोल रहे थे कि स्ट्रेटिफाइड सैंपल में जो भी आप देखते हैं वो डायरेक्टली पॉपुलेशन में आप प्रेडिक्ट कर देते हैं. ऐसा नहीं है. स्टार्ट रीडिंग द राइटिंग पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अगर आपको नहीं मिल रहा अभी कहां है, आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू कॉपी दिस पॉइंट नंबर 10 स्पेशली. पॉइंट नंबर 10 सेम एग्जाम में आ सकता है. प्लीज कॉपी दिस पॉइंट नंबर 10. स्टार्ट राइटिंग प्लीज. आलस मत करिए, इसको जरूर लिख लीजिए. और आंसर भी यहां है. आंसर भी मैं चाहूंगा फोटो उतार लीजिए 10 का. जो भी कंक्लूजन्स, क्वेश्चन क्या रीड कर दूं? अच्छा, आई विल रीड इट आउट अगेन फॉर यू. In stratified sampling, the conclusions drawn on each stratum can be directly projected to the whole population. No. Conclusions on each strata cannot be directly projected on the whole population. उससे हमें सिर्फ स्ट्रेटा के बारे में पता चलता है, स्ट्रेटम के बारे में पता चलता है. Is it fine? So this covers essay 530 के correct and correct. Thank you so much. Okay. So we are back with a new set of discussion today and let me repeat, हर वीडियो के शुरुआत में मैं बोल रहा हूं मैंने ऐसे शॉर्ट क्लिपिंग्स बनाए करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस के विद आंसर्स. इनको देखना जरूरी है बिकॉज व्हाट हैपेंस, यू नो द एंटायर चैप्टर, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में मार्जिन मिल जाता है, थोड़ा बहुत रॉन्ग भी हो सकता है. करेक्ट इनकरेक्ट में या तो करेक्ट है या टोटली रॉन्ग है. एंड मोर ओवर स्पेशली हाउ टू प्रेजेंट योर रीजनिंग, हाउ टू सपोर्ट द स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी ट्रू, ये सारे आर्ट आपको तभी समझ में आते हैं व्हेन यू हैव वॉच्ड दीस टाइप ऑफ वीडियोस. सो देयर इज अ रिपीटेड रिमाइंडर, प्लीज डू वॉच. इसके पहले जो वीडियोस अपलोड हुए थे या प्लेलिस्ट कॉलम में भी डाले हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा. आइए, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, आज हम लोग ऐसे 700 वाले सीरीज के कुछ कर रहे हैं यहां पर. An adverse report is one where an auditor gives an opinion subject to certain reservations. Of course not. ये तो qualified opinion की परिभाषा है. तो सबसे पहले as per SA 705 में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ. So we are back again. तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो SA 705 है जिसका नाम है Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report. It requires the auditor to express an adverse opinion. ये adverse opinion का केस है, वो भी बताओगे आप. यहां पर having obtained sufficient appropriate evidence that misstatements are material as well as pervasive. यानी कि कब adverse report होता है वो समझा दिया गया है यहां पर. और इसमें भी खास बात क्या है, material as well as pervasive. ये दोनों वर्ड्स आंसर में आने चाहिए. एंड आई एम 100% श्योर 80-90% लोग नहीं लिख पाते ये सब चीजों को अगर इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस को आपने नहीं देखा हो. एंड ये जो केस है, द ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिजर्वेशंस, दिस इज अ केस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन. ये भी हमने बता दिया यहां पर. So did you understand why these short questions are important? It polishes your essays, it polishes your compulsory part. या लंबे जो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इसमें भी आप पॉलिश हो जाते हैं. ओके, comparatives essay 710 per direct question important लिखो because usually students forget this. It is applicable to corresponding previous year figures and not to comparative financial statements. पर यहां पर क्लियर किया गया है, it can be in either of the two forms.
and then also explain briefly. ओके तो इससे आपका ऐसे 710 जो इग्नोर्ड पार्ट था वो भी टेक केयर ऑफ हो जाता है यहां पर. इज इट ओके? अब देखो वैसे यहां पर when the accounts do not represent a true and fair view, the auditor should express disclaimer of opinion. Look at the writing pattern again. आपने पहले ये बताना है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो साफ दिख रहा है. Because when the accounts do not represent true and fair view, that is a case of adverse opinion. Because आपको लग रहा है material as well as pervasive, and word is very important. तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्चुअली कब दिया जाता है, फिर आपको वो समझाना पड़ेगा. इट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड इट कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट मे बी मटीरियल एंड परवेसिव. क्योंकि मुझे SAAE जो हम लोग कोचिंग सेंटर्स में शॉर्टकट में पढ़ते थे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मुझे मिला ही नहीं है. एंड मटीरियल एंड परवेसिव इंपैक्ट आ सकता है ये एविडेंस नहीं कलेक्ट करने से of the undetected misstatements. I did not say कि misstatements है और वो material pervasive है. मैं बोल रहा मुझे बहुत सारे evidences नहीं मिले हैं, material evidences नहीं मिले हैं, बहुत जगह जगह मुझे जो important evidences थे throughout, तो material and pervasive वाला word भी आया है यहाँ पर. तो this is a very important. ऐसे यहाँ पे देखो आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो इन चीजों को जो बहुत दिन पहले आपने पढ़ा होगा पर आप भूल गए हैं. So this really helps to revise all the S's. Okay. उसी तरह disclaimer of opinion is issued when an auditor confronts a different stand by management interest in respect of a material issue which the auditor does not approve of. ये statement तो incorrect है. अगर different stand ही मेरे को लेना है कि आप कुछ दिखा रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं, तब तो या तो adverse opinion का केस होता या वो केस हो जाता qualified report का. अंडरस्टूड? डिफरेंट स्टैंड वाली जब बात आ गई कि मेरा आपसे मैच नहीं कर रहा ओपिनियन, आपका अलग है मेरा अलग है, देन दिस केस विल बी कमिंग इनटू पिक्चर. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की केस कब होती है? व्हेन द ऑडिटर इज नॉट एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन बिकॉज उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, एंड दैट इज मटीरियल एंड परवेसिव. बहुत सारे जगह मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है. The auditor disagreed with the management with regard to acceptability of the accounting policies. Language ध्यान से देखो. And the inadequacy of disclosures in the financial statements. The auditor disregarded with the management regarding the acceptability of accounting policies and the inadequacy of disclosures and issued a disclaimer. ये incorrect case है. ऐसे केस में उसे या तो qualified देना चाहिए था या तो उसे एडवर्स देना चाहिए था. ही कैन नॉट इशू डिस्क्लेमर. एंड फिर थोड़ा सा टाइम मिले ऑल्सो एक्सप्लेन कि डिस्क्लेमर कब दिया जाता है, जब उसको एविडेंस मिलता ही नहीं है. ऐसे सिचुएशन में इज अनएबल टू ऑब्टेन SAAE एंड द इम्पैक्ट पॉसिबल इम्पैक्ट इज कंसिडर्ड एज मटीरियल एंड परवेसिव. तो दिस वाज रियली एन आई ओपनर डिस्कशन. छोटे छोटे वर्ड्स जो हम मिस कर रहे थे और आंसर्स में लिखने का तरीका हम देख रहे हैं. Emphasis of matter paragraph in the auditor's report is a substitute of disclaimer of opinion. Not at all. ये 706 का रेफरेंस देके आप आगे बढ़ोगे कि emphasis does not affect the auditor's opinion. This is the most important line कि auditor's opinion affect नहीं हो रहा है इससे. Okay. It only highlights a fundamental matter, but it does not affect the audit opinion. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियंस इशूड, फिर वो भी बताइए कि डिस्क्लेमर का केस कब आता है. यानी यू हैव टू टच बोथ द एस्पेक्ट्स, EOM भी एज वेल एज डिस्क्लेमर वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आपको टच करना पड़ेगा यहां पर. ओके. द ऑडिटर शैल नॉट मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. करना पड़ सकता है, ऐसा कौन बोल दिया कि मॉडिफाई करेगा ही नहीं, तो लिखा है फिर आखिर समझाइए मॉडिफाइड ओपिनियन SA 705 को रेफर करते हुए. यानी जगह जगह व्हाट यू आर सीइंग, कभी 706 रेफर हो रहा है, कभी 705 रेफर हो रहा है. तो 705 को रेफर करते हुए कि मॉडिफाइड ओपिनियन की दरकार कब पड़ती है? बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. लैंग्वेज ध्यान से देखना आज कि बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatements or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence कि whether they are free from material misstatements or not, तो report modify होगा. तो ऐसे छोटे छोटे केसेस हैं, बाकी इन्हीं लाइंस पर है, so I'm not highlighting again. They are very simple. Now this come to this one.
अदर मैटर पैराग्राफ, दिस इज इंटरेस्टिंग, अदर मैटर पैराग्राफ 706 में कवर हुआ था ये भी. इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट रेफर्स टू मैटर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. ये इनकरेक्ट है. ये आंसर तो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की होती है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये पैराग्राफ इंसर्ट किया जाता है विच इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग. अदर मैटर पैराग्राफ इज नॉट दैट केस. 701 कैम पैराग्राफ की ऑडिट मैटर्स वाले जो पैराग्राफ है इन पर भी कई करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, नॉट एट ऑल. ये 701 में हमने क्लियरली पढ़ा भी था. ओके, कैन यू पॉज फॉर अ मोमेंट. नाउ इसी कैम से रिलेटेड लेआउट वंस मेरे मैट में और आप भी जहां से भी पढ़ रहे हो ये और करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. दैट कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स एक तो आपने देखा था अभी, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन. इट इज नॉट, सारे नॉट है. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. It is not a substitute for the material uncertainty regarding going concern SA 570. Understood? It is not a separate opinion नहीं दिया जाता. CAM is not a separate opinion on individual matters. And ये जो CAM paragraph है, this applies to audit of complete sets of general purpose financial statements of listed entities. या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां खुद सोचते हैं कि हम कुछ की ऑडिट मैटर्स को हाईलाइट करें और करेंगे तो वो इसके अनुसार ही करेंगे. बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. इट इज नॉट, मतलब आपको देना ही पड़ेगा. अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो भी आपकी कैम पैराग्राफ वाली मैटर जाएगी. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है तो हम क्यों डिस्क्लोज करें. इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट. इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ के लिए भी. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है. ऐसे ऐसे 705 में लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं तब आप प्रोहिबिट किए जाते हैं फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स. व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ही कैन नॉट गिव अ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. उस सिचुएशन में आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं दे सकते. रिमेंबर दैट. इज इट ओके? वेरी गुड. नाउ इसी में मैं कुछ देखना चाह रहा था आपके लिए और भी एस्पेक्ट्स. दिस वाज जस्ट सीन हियर. चलिए ठीक है. सो ऐसे 700 एंड के सीरीज कंप्लीट होते हैं इस डिस्कशन के अंदर. हाँ, एक सेकंड और. आई विल जस्ट डिस्कस वन मोर थिंग विथ यू. ऐसे 706 मैं दिखाना चाह रहा हूं. अगर इस वाले के अंदर ही हुआ ना. यस. ऐसे 706 में अदर मैटर पैराग्राफ में क्या क्या टाइप के मैटर आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स है. फुल पेज करिए. ये 2-3 एग्जांपल्स पढ़िए. इस टाइप के मैटर्स हाईलाइट हो सकते हैं विच इज नॉट वेरी फंडामेंटल बट आई वुड स्टिल लाइक टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ एवरीवन. These matters can be highlighted in other matters paragraph. Okay? उसके अलावा यहां पर हमने देखा था ड्राफ्टिंग भी सीखा था. ये जो आज हमने मटेरियल एंड नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव देख रहे थे. अगर हमें ये नहीं मिलता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन सम मटेरियल मैटर्स बट नॉट परवेसिव, तब हम क्वालिफाइड देते हैं. अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें नहीं मिलता है, मटेरियल एज वेल एज परवेसिव मुझे लग रहा है बहुत जगह नहीं मिला है, तो डिस्क्लेमर देते हैं. तो इस पर भी एक करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. दैट inability to obtain sufficient appropriate audit evidence on material items but they were not pervasive. तो बच्चे जैसे ही पढ़ते ना sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला, वो डिस्क्लेमर लिख देते हैं. बट इफ यू रीड द क्वेश्चन material but not pervasive then it is a case of qualified opinion. याद रहेगा. तो ये रिविजन भी आज हो गई फिर से. एंड ऐसे 700 आपने पहले भी देख रखा था. यहां पर ऐसे 700 आपने पढ़ा था. यू हैव ऑलरेडी डन दैट विथ मी. एंड व्हाट एल्स, ड्राफ्टिंग भी हमने किया था. और एक चीज ऐसे 700 में हमने देखा था, एग्जाम में नहीं आया, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अगर कोई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो will it be covered by the auditor's opinion? If it is an integral part of the financial statements, it will be covered. But if supplementary information is not an integral part of the financial statements, then
auditor shall evaluate whether it is clearly differentiated. If not, we'll ask the management to change the way it is presented. If management refuses to do so, auditor shall mention in the audit report that supplementary information has not been audited. तो ये सब detailing हमने ऐसे 700 पढ़ने के समय कर रखा था. Thank you so much. So this brings an end to 700 series.